नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम बात करेंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स की मार्केट की और जानेंगे कि कैसे इस मार्केट पर बैरूनी कंपनियों का कब्जा है। साथ ही हम डालेंगे नज़र कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरों पर। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स की। हिंदुस्तान में हर साल 42,000 करोड़ रुपए के मेडिकल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। इनमें सर्जिकल इक्विपमेंट, इम्प्लांट और दूसरी डिवाइसेस शामिल हैं। मुल्क के 80% बाजार पर बैरूनी मुल्कों की कंपनियों का कब्जा है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्रीज के कन्वीनर राजीव नाथ कहते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर के अस्पताल देसी इक्विपमेंट पसंद नहीं करते, वहीं सरकारी अस्पतालों में सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं। हम जिन इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं उनमें 12,000 करोड़ के इक्विपमेंट तो सेकेंड हैंड होते हैं। जानकारों के मुताबिक ज़्यादातर इम्प्लांट या मेडिकल इक्विपमेंट हिंदुस्तान में बनने लगे तो इलाज के खर्च में 30 से 50% तक की कमी आ सकती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। अच्छी क्वालिटी के हिंदुस्तानी इक्विपमेंट खानगी हॉस्पिटल्स में सप्लाई नहीं हो पाते क्योंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट की MRP खरीद की कीमत से 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। इससे कंपनी और अस्पताल दोनों की कमाई होती है। सरकारी अस्पतालों में जब भी इम्प्लांट या किसी इक्विपमेंट के लिए टेंडर होता है तो सबसे कम कीमत वाली कंपनी को अहमियत दी जाती है। ऐसे में चीन या दूसरी बैरूनी कंपनियां बाजी मार लेती हैं। बैरूनी ममालिक के सेकेंड हैंड प्रोडक्ट भी हिंदुस्तान आते हैं, खासकर वेंटिलेटर, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन मशीन। ऐसे हालात में हिंदुस्तानी कंपनियां सस्ती कीमतों को चुनौती नहीं दे पाती। बैरूनी ममालिक से हिंदुस्तान आने वाले मेडिकल इक्विपमेंट पर मैक्सिमम 7.5% तक की कस्टम ड्यूटी लगती है, इसलिए भी ये सस्ते मिल जाते हैं। कई खरीदार अमेरिका के FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट मांगते हैं, खासकर कॉरपोरेट सेक्टर। इसकी वजह से हिंदुस्तानी प्रोडक्ट बाहर हो जाते हैं। जानकारों के मुताबिक अगर इक्विपमेंट स्वदेशी हों तो कीमत 50 से 70% तक कम हो जाएगी। हालांकि सरकार को रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन पावर पर बहुत खर्च करना पड़ेगा। वहीं एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री का कहना है कि सरकार देसी मैन्युफैक्चरर्स की दिक्कतें दूर करते हुए पॉलिसी बनाए तो हिंदुस्तान इस मामले में ग्लोबल फैक्ट्री बन सकता है और हम सस्ती डिवाइसेस बना सकते हैं। हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा है कि सेक्रेटेरिएट में शहीद की गई दोनों मसाजिद की दोबारा तामीर के वादे पर वजीर आला चंद्रशेखर राव पर एतबार नहीं किया जा सकता। बाद भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब तो KCR या TRS के दीगर कायदीन इस मौजू पर बात भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही KCR ने वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर्स देने का वादा किया था, लेकिन ना ही वक्फ बोर्ड को कोई इख्तियारात दिए गए और ना ही 1 इंच भी मकबूजा ज़मीन बहाल की गई, बल्कि उल्टा कई मसाजिद और आशूर खानों को शहीद कर दिया गया। इसके अलावा KCR ने अजमेर में रुबात की तामीर, इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर की तामीर, दरगाह जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह को 50 करोड़ की रकम से तरक्की, नए हज हाउस की तामीर और उर्दू एकेडमी के लिए अलहदा बिल्डिंग की तामीर के भी वादे किए, लेकिन अब तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। समीर वलीउल्लाह ने आज जारी किए गए एक सहाफ़ती बयान में कहा कि वज़ीर आला KCR की हिमायत में बयान देने वालों से दरख्वास्त की है कि वो एक बार TRS का 2014 और 2018 का मैनिफेस्टो पढ़ लें और फिर बताएं कि कितने वादे पूरे किए गए। उन्होंने कहा कि KCR ने चंचलगुड़ा जेल और हैदराबाद रेस क्लब को पुराने शहर से मुंतकिल करते हुए वहां तालीमी इदारे कायम करने का वादा किया था, लेकिन इस सिमत में कोई कदम नहीं उठाया गया। उल्टा पुराने शहर में 1000 से ज़ायद सरकारी स्कूल्स और खानगी मदरसों को पिछले 6 सालों में बंद कर दिया गया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि KCR के वादे पर एतबार करना महज बेवकूफ़ी होगी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी उस वक्त तक अपना एहतजाज जारी रखेगी जब तक सेक्रेटेरिएट में दोनों मसाजिद उसी मकाम पर तामीर नहीं हो जाती और उन मसाजिद की शहादत के लिए ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती।
सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान व जेएसी कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की शहादत और मुक़द्दस कुरान मजीद की बेहुरमती के लिए मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर वाकई सेकुलर हैं तो मसाजिद की ज़मीन फौरी वक्फ बोर्ड के हवाले करें और वक्फ बोर्ड वहाँ नमाज का एहतमाम करे। आज जेएसी के दफ्तर में मॉक असेंबली सेशन भी रखा गया, जिसमें एक झलक दिखाई गई कि कल से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में क्या कुछ हो सकता है। आज तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर दफ्तर और जैक के सदर दफ्तर पर 7 सितंबर से यानी कल से जो असेंबली इजलास होने वाला है उस सिलसिले में एक तमसीली असेंबली यानी मॉक असेंबली रखी गई थी और कल जो वफद चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किया और मसाजिद के ताल्लुक़ से जो बात किया उस सिलसिले में बहरहाल आज एक असेंबली में क्या होने वाला है वो समझिए कि आवाम के सामने लाने के लिए आज ये मॉक असेंबली रखी गई थी और असेंबली में भी यकीनी तौर पर एक तमाशा तय हुआ है स्क्रिप्ट के तहत। वो स्क्रिप्ट हम समझिए कि आज यहाँ पेश किए जो मुलाकात हुई उस सिलसिले में कल बहरहाल बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। बुनियादी बात यह है कि असेंबली के इजलास में चीफ मिनिस्टर को मुसलमानों से मसाजिद की शहादत पर कुरान की बेहुरमती पर माफ़ी मांगना पड़ेगा। नंबर 2 ये कि अगर चीफ मिनिस्टर वाकई सेकुलर हैं और चीफ मिनिस्टर दयानतदार हैं मसाजिद उसी मकाम पर बनाने के लिए तो कल ही वक्फ बोर्ड के हवाले वो ज़मीनात कर दी जाएं और वक्फ बोर्ड वहाँ पर फौरी नमाज पढ़ने का इंतज़ाम करे। इससे हुकूमत की दयानत भी मालूम होगी, दयानतदारी भी, और जो वफद मुलाकात करके समझिए कि बहुत बड़ी कामयाबी तसव्वुर कर रहा है उसके भी रिप्रेजेंटेशन का कितना असर है वो मालूम होगा। वक्फ बोर्ड के हवाले ये ज़मीनात की जाए क्योंकि ये ज़मीनात अंडर वक्फ बोर्ड समझिए कि नोटिफाइड वक्फ से कल वक्फ बोर्ड के हवाले ज़मीनात कर दी जाए और नमाज फौरी वहाँ शुरू की जाए। नमाज का शुरू होना बेइंतहा ज़रूरी है। मसाजिद आबाद थी, मसाजिद शहीद कर दी गई हैं, 2 महीने से वहाँ नमाज नहीं हो रही है। फौरी तौर पर नमाज शुरू हो, जब भी मस्जिद तामीर होती है तामीर हो, लेकिन नमाज का एहतमाम फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए। ये जॉइंट एक्शन कमेटी का स्टैंड है और इसमें हम समझिए कि कोई बीसीसीआई ने इतवार के रोज आईपीएल सीजन 13 का शेड्यूल जारी कर दिया। कोरोना दौर में आईपीएल बगैर शायकीन के यूएई में 19 सितंबर से शुरू होगा। पहला मैच पिछली बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल 10 नवंबर को होगा। शेड्यूल के हिसाब से दुबई में 24 मैच, अबू धाबी में 20 मैच और शारजाह में 12 मैच खेले जाएंगे। आईपीएल की तारीख में पहली बार फाइनल इतवार के बजाय मंगल के रोज रखा गया है। टूर्नामेंट में 10 डबल हेडर यानी एक दिन में 2-2 मैच होंगे। शाम के मैच पुराने शेड्यूल से आधा घंटा पहले यानी 7:30 बजे से शुरू होंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे से खेले जाएंगे। प्लेऑफ और फाइनल का वेन्यू बाद में तय किया जाएगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कोरोना की वजह से हर एक टीम को सिर्फ 24 खिलाड़ी ही साथ ले जाने की इजाज़त दी है। पहले फ्रेंचाइजी को 25 खिलाड़ी रखने की इजाज़त थी। टूर्नामेंट में अनलिमिटेड कोरोना सब्स्टिट्यूट की भी मंजूरी दी गई है, यानी टूर्नामेंट में कोई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो टीम उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी टीम में शामिल कर सकती है। आईपीएल के हर 5वें दिन खिलाड़ी और स्टाफ का कोरोना टेस्ट होगा। इस बार कमेंटेटर्स घर से बैठकर लाइव कमेंट्री करेंगे। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,71,15,591 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,92,39,117 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,84,602 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं।
इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत मेलबॉर्न में इतवार के रोज लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। विक्टोरिया रियासत के प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने कहा कि रियासत में मामले कम हुए हैं, हालांकि एहतियात बरतते हुए लॉकडाउन 28 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। वहीं इटली की दारुल हुकूमत रोम में इतवार को लोगों ने मास्क लगाने के कानून के खिलाफ मुजाहरा किया। यहां बढ़ते मामलों को देखते हुए हुकूमत ने सभी लोगों के लिए मास्क जरूरी कर दिया है। लोग हुकूमत के इस फैसले से नाराज हैं। इटली में अब तक 35,534 लोगों की जान जा चुकी है और 2,76,338 मामले सामने आए हैं। हिंदुस्तान में अवाम तेजी से कोरोना की जद में आ रहे हैं। इसी सबब हलाकतों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है और महज 10 दिनों में हलाकतों की तादाद 60 से 70 हज़ार को अबूर कर गई। सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से इतवार को जारी आदाद-ओ-शुमार में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1065 मरीज़ों की मौत से मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 70,626 हो गई है। ये दूसरी दफ़ा है कि कोरोना के सबब हलाकतों की तादाद में महज 10 दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा का इजाफा हुआ। क़ब्ल हलाकतों की तादाद 40 से 50,000 पहुँचने में भी 10 दिन लगे थे। गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,633 केसेस के आने से कुल मुतासरीन 41,13,812 हो गए और हिंदुस्तान दुनिया में अमेरिका के बाद कोविड-19 से मुतासिर होने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गया। 28 अगस्त से 6 सितंबर तक यानी 10 दिनों में 10,161 मरीज कोविड-19 से हलाक हुए। इस दौरान सबसे ज़्यादा 4 और 5 सितंबर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,096 और 1,096 यानी इन 2 दिनों में इतनी हलाकतें हुई, जबकि सबसे कम 10 सितंबर को 819 अफराद की मौत हुई थी। इन दिनों में 7 रोज़ हलाकतों की तादाद 1,000 से ज़ायद और महज 3 दिन में 1,000 से कम रही। खदरे राहत की बात यह है कि इस दौरान कुल मुतासरीन के मुकाबले हलाकतों की फ़ीसद कम होकर 1.72% हो गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,574 नए मामलात दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में इस मोज़ी वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,40,969 हो गई। रियासत में मज़ीद 9 अफराद की कोरोना से मौत हुई है। दुनिया भर में कोविड-19 के बढ़ते केसेस से दवा कंपनियों पर भी जल्द से जल्द वैक्सीन मार्केट में लाने का सियासी दबाव बढ़ रहा है, खासकर अमेरिका में, जहां 3 नवंबर को सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग होने वाली है। ऐसे में दवा कंपनियां अगले हफ्ते एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने वाली हैं,
कि जब तक वैक्सीन सेफ और इफ़ेक्टिव साबित नहीं होती तब तक उसे अप्रूवल के लिए पेश नहीं किया जाएगा। इसी तरह हिंदुस्तान में कोवैक्सीन के फेज़ 2 ट्रायल्स पीर के रोज शुरू हो रहे हैं। रूस के वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल्स पर मेडिकल जर्नल लैंसेट ने मोहर लगा दी है। यानी रूसी वैक्सीन को लेकर आलमी बरादरी में जो गैर यकीनी का माहौल बना हुआ था वो कुछ हद तक कम हो गया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक बार फिर कहा है कि रूस और चीन अमेरिका की वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट का डेटा चुराने की साजिश में जुटे हैं। अमेरिका में फाइजर समेत कुछ कंपनियां वैक्सीन तैयार कर रही हैं। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के अलावा कई हाईटेक लैब्स में रिसर्च चल रही है। चीन और रूस की खुफिया एजेंसियां रिसर्च का डेटा चुराने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने फाइबर ऑप्टिक केबल्स के एनालिसिस के बाद इसका खुलासा किया था। ईरान के भी इसी चोरी में शामिल होने का शक है। मोटे तौर पर देखें तो दुनिया का हर तरक्की याफ्ता मुल्क ये जानना चाहता है कि दूसरे मुल्क के वैक्सीन पर किस तरह से काम हो रहा है और वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका ने भी अपनी वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट के डेटा को चोरी होने से बचाने के लिए पुख्ता तैयारी की है। नेटो का इंटेलिजेंस नेटवर्क भी इसमें मदद कर रहा है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अलावा कई आला अधिकारी, आला अफसरान, जॉन डिमर्स, उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि जिस डेटा को चुराने की साजिश की जा रही है वो माशी और फौजी लिहाज से बेशकीमती है। हम जानते हैं कि ये काम कौन कर रहा है। ट्रंप WHO की फंडिंग बंद कर चुके हैं और उसे चीन की कठपुतली बता चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अफसरों को चीन की हरकत की जानकारी मार्च में ही मिल गई थी। उन्हें शक है कि WHO चीन की साजिश में शामिल है। FBI ने चीन को अब तक हर कोशिश में नाकाम किया है। UNC की तर्जुमान लेस्ली मिंटन ने पिछले दिनों कहा था कि खुफिया एजेंसियां हमें खतरे के बारे में अलर्ट भेजती हैं। हम सभी बायोटेक्नोलॉजी लैब्स को इस बारे में बताते हैं। हम जानते हैं कि इस साजिश में वहां की सरकारें भी शामिल हैं। ब्रिटेन की इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस एजेंसी GSHQ ने अमेरिका को रूस की साजिश के बारे में भी बताया। इसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी और FBI एक्टिव हो गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस का दौरा करके वापसी के दौरान हफ्ते के रोज़ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अपने ईरानी हम मनसब ब्रिगेडियर जनरल आमिर हाशमी से दो तरफा बातचीत की। राजनाथ सिंह रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर ममालिक के वज़राए दिफा के इजलास में शिरकत के बाद हफ्ते के रोज़ हिंदुस्तान रवाना हो गए। ईरानी वज़ीर दिफा ने राजनाथ सिंह से तेहरान में रुकने और गुफ्त शनीद की दरख्वास्त की थी। दिफा के माबीन ये बातचीत खुशगवार और गर्मजोशी के माहौल में हुई। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान साल साल पुराने सकाफती, लिसानी और तहजीबी ताल्लुकात की अहमियत का जिक्र किया। उन्होंने अफगानिस्तान में अमन व सलामती समेत इलाकाई सलामती के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। नेज़ दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। कांग्रेस पार्टी में सियासी तूफान रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। क़यादत के मामले पर पार्टी दो खैमों में बटी हुई मालूम होती है, जो मुस्तकबिल में ख़तरनाक साबित हो सकती है। सोनिया गांधी को ख़त लिखने वाले लीडरान ने एक बार फिर पार्टी की पोजीशन को वाज़े करने का मुतालबा किया है। सोनिया गांधी को खुले ख़त में कहा गया कि कांग्रेस कारकुन कभी इतना मायूस नहीं हुए जितना आज वो महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये वाज़े करना चाहिए कि वो खुद को सदारती उम्मीदवार के तौर पर ऐलान करेंगे या नहीं। सोनिया गांधी को खुले तौर पर लिखे खत में लिखा गया है कि या तो आप सब कुछ जानते हुए आंखें बंद कर रही हैं या वाक़यात को आपके ध्यान में नहीं लाया जा रहा है। सोनिया गांधी से कहा गया है कि वो सिर्फ पार्टी की तारीख का हिस्सा बनने से गुरेज करें। इसके साथ ही उनसे अपील की गई है कि वो अहले खाना के जाल से उठकर काम करें। कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं ने भी खत में दावा किया कि पार्टी ओहदों पर वो लोग काबिज हैं जो तनख्वाह की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और पार्टी के इब्तदाई मेंबर भी नहीं हैं। ये रहनुमा पार्टी के नज़रिए से वाकिफ़ नहीं है। दरहकीकत पार्टी का मानसून इजलास पार्लियामेंट का मानसून इजलास 14 सितंबर से शुरू होने वाला है। कांग्रेस के तमाम कायदीन एक बार फिर मजाजी अंदाज में जमा होने जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में पार्टी के सीनियर लीडरान चाहते हैं कि कांग्रेस सदर के बारे में सूरत हाल वाज़ेह हो।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की वीडियो को यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा नापसंद किया गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तलबा की नाराज़गी है। अब हुकूमत ने आरआरबी इम्तिहानात के लिए दाखिला कार्ड भी जारी कर दिया है। कांग्रेस मुसलसिल इस पर बरसरे इख्तिदार बीजेपी को निशाना बना रही है। अब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को निशाना बनाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वो डिसलाइक कमेंट रोक सकते हैं लेकिन आपकी आवाज़ को नहीं रोक सकते। हम आपकी बात दुनिया के सामने रखेंगे। इससे कबल कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत को नौजवानों के खिलाफ बताया था। यूपीए का आइडिया था, एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है, 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं वो इस जीएसटी रेजीम में आसानी से बदल सकते हैं। और एनडीए की जीएसटी का नतीजा क्या है कि आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेट्स को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पा रही है। प्रदेश एम्प्लॉइज को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। तो जीएसटी बिल्कुल फेल है, मगर ये सिर्फ फेल नहीं है, ये एक आक्रमण है गरीबों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है। छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक साथ इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने इतवार के रोज़ हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तलब की हौसला अफजाई करे और मुल्की मईशत की बहाली में मदद के लिए मजीद कर्ज लें। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा ने फ़ंड इकट्ठा करने के कुछ तरीके भी तजवीज़ किए, जिनमें एफआरबीएम के उसूलों में नरमी, इत्तेदाद सरमाया यानी डिसइन्वेस्टमेंट में तेज़ी लाने और आलमी बैंकों से कर्ज लेना शामिल है। मईशत की बहाली के इक़दाम के तौर पर उन्होंने रियासतों को जीएसटी मुआवजे की अदायगी के अलावा 50% गरीब ख़ानदानों में नकद रकम की मुंतकली, अनाज देने और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अखराजात बढ़ाने का मुतालबा किया। चिदम्बरम ने ट्वीट किया कि तलब और खपत की हौसला अफजाई और मईशत की बहाली के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। गरीब तरीन 50% ख़ानदानों में कुछ नकदी मुंतकिल करें। तमाम ज़रूरतमंद ख़ानदानों को अनाज फराहम किया जाए। बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर अखराजात में इजाफा करें। उजरत की अदायगी के लिए अशियाए खुर्दनोश का इस्तेमाल करें। बड़े अवामी तामीरी काम शुरू करें। बैंकों को दोबारा सरमाया फराहम करें ताकि वो ज़्यादा कर्ज दे सके और रियासतों का जीएसटी मुआवजा अदा करें। उन्होंने कहा कि इन सबको पैसों की ज़रूरत होगी, कर्ज लेने में हिचकिचाहट ना दिखाएं। चिदम्बरम ने मशवरा दिया कि फ़ंड्स इकट्ठा करने के लिए कुछ ठोस इक़दामात इस नौइयत के हो सकते हैं। एफआरबीएम के उसूलों को आसान बनाएं और इस साल मज़ीद कर्ज लें। इत्तेदाद सरमाया यानी डिसइन्वेस्टमेंट के अमल को तेज़ करें। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह की $6.5 बिलियन की पेशकश का इस्तेमाल करें। सुन्नी वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील करदा ट्रस्ट अयोध्या के धन्नीपुर में बाबरी मस्जिद के बराबर मस्जिद की तामीर करेगा। इस मस्जिद कॉम्प्लेक्स में हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और म्यूज़ियम वगैरह मौजूद होंगे। ये मालूमात ट्रस्ट के एक अफसर ने दी। उन्होंने बताया कि म्यूज़ियम की तामीर के लिए कंसल्टेंट क्यूरेटर की जिम्मेदारी
पुष्पश पंत को सौंपी गई है। हिंद इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सेक्रेटरी और तर्जुमान अख्तर हुसैन ने कहा कि ये मस्जिद धन्नीपुर में तामीर की जाएगी, जिसके तहत इस्लामी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आम लोगों के लिए अस्पताल, म्यूजियम जैसी सहूलियात मैसर होंगी। ये मस्जिद 15,000 मुरब्बा फीट में होंगी, जबकि बाकी ज़मीन में दीगर सहूलियात मैसर होंगी। रिटायर्ड प्रोफेसर पुष्पश पंत म्यूज़ियम के क्यूरेटर बनने पर राज़ी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर एसएम अख्तर इस मंसूबे के मुअम्मार होंगे। रियासती हुकूमत ने अयोध्या के करीब धन्नीपुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराजी दी है। मुसलमानों के सिवा एक बड़ा तबका इस ज़मीन को लेने के खिलाफ था। आईसीएफ मस्जिद की तामीर के अलावा हिंद इस्लामी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और अस्पताल की भी देखभाल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ अराजी दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 18 किलोमीटर दूर गांव धन्नीपुर की तहसील सोहवाल में थाना रोनाही के करीब मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराजी अलॉट की है। अख्तर के मुताबिक पूरा कैंपस हिंदुस्तानियत से भरपूर होगा और इस्लाम के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए इस कैंपस का मकसद इंसानियत की खिदमत करना होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस से मुतालिक मंशियात के मामले की तहकीकात करने वाली इंसदाद मंशियात ब्यूरो यानी एनसीबी की टीम इतवार की सुबह रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची और रिया चक्रवर्ती को मजीद पूछगछ के लिए समन तामील कराया, जिसके बाद रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंची। इतलात के मुताबिक एनसीबी के पास बहुत से शवाहिद हैं जिनसे साबित होता है कि रिया सुशांत को मंशियात यानी ड्रग्स दिया करती थी। इस मामले की तफ्तीश समीर वानखेड़े कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रिया चक्रवर्ती से पूछगछ शुरू हो गई है। मौके पर एनसीबी के 3 अफसरान मौजूद हैं जो रिया से पूछगछ कर रहे हैं। एनसीबी का दफ्तर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कैंपस में मुकम्मल तौर पर बैरिकेडिंग की गई है। सिर्फ यही नहीं, एनसीबी ऑफिस की तरफ आने वाली सड़क भी बंद कर दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में 3 तफ्तीशी एजेंसियां मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश कर रही हैं। सीबीआई जुर्म के जाविये से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग केस और नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो मंशियात केस की तहकीकात कर रहा है और इन तमाम मामलात में रिया चक्रवर्ती और उसका कुंबा असल मुलजिम है। रिया चक्रवर्ती को आज सुबह एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में मंशियात के मामले के बारे में तलब किया था, जिसके बाद रिया एनसीबी के दफ्तर पहुंची। तकरीबन 3 दहाइयों के बाद आने वाली नई तालीमी पॉलिसी के बारे में गवर्नरों की कॉन्फ्रेंस आलमी वबा कोरोना वायरस के खतरे की वजह से कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सदर रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। रियासतों के वज़राए तालीम, वाइस चांसलर्स और सीनियर अफसरान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। काबिल गौर है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हाल ही में नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया गया था और तब से ही मुल्क में नई तालीमी पॉलिसी पर बहस जारी है। ये नई तालीमी पॉलिसी 34 साल बाद आई है, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म आन जहानी राजीव गांधी ने 1986 में नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया था। इन दिनों नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से मुल्क भर में वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तबादला ख्याल किया जा रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ तालीमी इदारों के वर्चुअल सिम्पोजियम में माहिरीन तालीम इस पर गौर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की 70वीं सालगिरह के पेश नज़र 1 हफ्ते के लिए प्रोग्रामों के एहतमाम का मंसूबा बनाया है। ज़राए के मुताबिक मोदी की सालगिरह के लिए मुल्क भर में प्रोग्रामों का सिलसिला 14 सितंबर से शुरू होगा। उन प्रोग्रामों में कपड़ों से बने थैलों की तकसीम, खून का अतिये के कैंप, मुफ्त आंखों के चेकअप कैंप लगाना, चश्मों की तकसीम, प्लाज्मा का अतिया करना समेत दीगर फलाही प्रोग्राम शामिल हैं। हरियाणा बीजेपी के सरबराह की तरजीह अवामी फलाह बहबूद होगी। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।